नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और इसमें सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में लखनऊ में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। सीएम ने सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और साथ ही जीपीओ पार्क में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सीएम योगी ने जीपीओ पार्क में लगी प्रदर्शनी देखी है और सेवा पखवाड़ा में 18 प्रकार की गतिविधियां भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां वर्षगांठ है, उनका आज जन्मदिन है आज, और ऐसे में सीएम योगी ने सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सेवा पखवाड़ा की तस्वीरें आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं सभी आयोजन और सभी अतिथियों को जो सेवा पखवाड़ा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मंच पर आसीन सीएम योगी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके साथ ही जीपीओ पार्क में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सीएम योगी ने जीपीओ पार्क में लगी प्रदर्शनी को भी देखा है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं लाइव। आनंद, क्या कुछ देखने को मिल रहा है सेवा पखवाड़ा में? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है आज और इसको व्यापक रूप से सेवा पखवाड़ा के तौर पर उत्तर प्रदेश में पूरे मनाया जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत हुई है और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा जारी रहेगा। इसके अंतर्गत आप तमाम सामाजिक कार्य जो पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उसको अंजाम देंगे। चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे वो युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का मामला हो, तमाम तरह के जो सामाजिक कार्य है वो इस दौरान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज इसका शुभारंभ किया है जीपीओ से हजरतगंज में, और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बल्कि उनको दुनिया का सबसे बेहतरीन नेता बताया है। ये कहा है कि जो नया भारत है, जो नया भारत आज उभर कर सामने आ रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों की जो तपस्या है उसकी देन है। प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम चीजें कही है, चाहे उनकी विदेश नीति का जिक्र किया हो, चाहे जो देश में गरीबी हटाने का जो उनका संकल्प है, जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की बात करें, तमाम जो सरकार की और इन 11 सालों में काम किए गए हैं उनका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया है। इसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर इसके उपलक्ष्य में और क्या खास तैयारियां की गई? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने बताया कि सेवा पखवाड़ा है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जिन्होंने शुभारंभ किया है। इसके साथ ही साथ जो दोनों डिप्टी सीएम है, जो तमाम सरकार के मंत्री हैं, वो अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ब्रजेश पाठक की बात करें मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने न सिर्फ आज स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया है, एक तरह से उन्होंने ये संकल्प लिया है और लोगों को ये संकल्प दिलाने की बात कही है कि किस तरह से हमको देश में स्वच्छता रखनी है, किस तरह से स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का जो बोल भावना है उसको हमको लेकर आगे बढ़ना है। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि जो तमाम सामाजिक कार्य हैं, जो जनता के हित में है, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उनकी बेहतरी के लिए है, वो तमाम कार्य, तमाम आयोजन 2 तारीख तक यानी 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक किए जाएंगे। एक तरह से पूरे विस्तृत कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके बारे में कार्यकर्ताओं को पहले से बता दिया गया था और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आनंद। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बुंदेली समाज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर अब अपने खून से 75वां खत लिखकर बधाई दी गई है। बुंदेली समाज इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 5 बार अपने लहू से खत लिखकर बधाई दे चुका है। बुंदेलों ने प्रधानमंत्री को भेजे खून के खत में पिछड़े बुंदेलखंड को विकसित कर यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने और बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। दरअसल महोबा जिला मुख्यालय के आला चौक स्थित अम्बेडकर पार्क में आज बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर के नेतृत्व में इकट्ठा हुए बुंदेलों ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर 75 बधाई संदेश लिखकर भेजे हैं। इस दौरान मिठाई एवं फल भी वितरित किए गए हैं। वहीं बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने कहा है कि ये 6वां मौका है जब हम लोग अपने खून से खत को लिखकर बधाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 में विकसित भारत का जो विजन दिया है, हम लोग उसमें उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने मांग की है कि जब तक बुंदेलखंड पिछड़ा रहेगा तो देश विकसित कैसे होगा।
इसलिए प्रधानमंत्री बुंदेलखंड को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाएं और यहां रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एम्स जैसा हॉस्पिटल भी बनाया जाए। देखिए, मोदी जी का जन्मदिन हम लोग खून से खत लिखकर मना रहे हैं और ये 6वां मौका है जब हम मोदी जी के जन्मदिन पर अपने खून से खत लिख रहे हैं। क्योंकि आज 75वां मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए आज हम लोग 75 खत लिखेंगे उनको खून से अपने और उसको भेजेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय। रही बात, और उस खतों में हम लोग उनके दीर्घायु होने की कामना और उनकी लोकप्रियता अपने शिखर पर कायम रहे, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना। लोग विगत 6 वर्षों से हमारे बुंदेली समाज के सभी साथी मोदी जी का जन्मदिन अपने खून से खत लिखकर मनाते आए हैं, तो इस बार भी हम लोग उनको खून से खत लिखकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। और चूँकि उनका 75वां जन्मदिन है, तो हम लोग 75 खून से खत लिखकर मोदी जी को शुभकामनाएं देंगे। और एक उनसे ज़रूर अपील करेंगे कि विपक्षी कितना भी कहे कि आपकी उम्र 75 साल हो गई है, आपने लोगों को इस्तीफा दिलवाया, लेकिन आप इस्तीफा नहीं देंगे, ये हम सभी की मांग है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ की अध्यक्षता में राजधानी लखनऊ में अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं प्रशिक्षण में निर्वाचन संबंधी कानूनों की जानकारी दी गई है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ की अध्यक्षता में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और बूथ लेवल कर्मचारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। इस दौरान विधानसभा, लोकसभा के निर्वाचन की मतदाता सूची को त्रुटि रहित अपडेट रखने प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रमों और दिशा निर्देशों से अवगत भी कराया गया है। प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या सुनिश्चित करने और परिवार के सदस्यों का नाम एक ही पोलिंग बूथ में दर्ज कराने की जानकारी दी गई है। वहीं मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने और बीएलओ की नियुक्ति नियमानुसार करने और राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने पर भी जोर दिया गया है। आपको बता दें कि नागरिकों से फॉर्म भरवाते समय सही जानकारी दर्ज कराने और फॉर्म 6, 7 और 8 से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए भी कहा गया है। आगामी संभावित एसआईआर से पहले ही उत्तर प्रदेश के मतदान से जुड़े हुए अधिकारी प्रशिक्षित किए जाएंगे और विधानसभा मतदाता सूची में आगामी पुनरीक्षण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा 403 विधानसभाओं के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जहाँ 2003 वोटर लिस्ट में नाम है, हमारे बीएलओस पहले से ही पता कर रहे हैं कि कहाँ आज की तारीख में कोई वोटर अगर किसी बूथ में है तो 2003 में वो किस बूथ में किस सीरियल नंबर पे था, जिससे जब एसआईआर होगा तो मतदाताओं को हमारे बीएलओस गाइड कर सकते हैं कि उनकी एंट्री कहाँ है, कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट लेके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ उसको देंगे। और हमारी उम्मीद है कि लगभग 70-75% ऐसे मतदाता आज की मतदाता सूची में हम निकाल लेंगे जिनके लिंक्स उनके स्वयं के नाम या उनके माता पिता के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। तो ऐसे मतदाताओं को बहुत कम से कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अपना एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ देने के लिए। बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां पर सपा नेता आजम खान को मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिल गई है और 2020 में दर्ज हुए कोर्ट की अवमानना के केस में एसीजेएम एमपी एमएलए अदालत ने आजम खान को बरी कर दिया है। छजलाट मामले में तारीखों पर न आने के कारण कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज किया गया था। वहीं रामपुरगंज एसएचओ रामवीर ने कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया था। 2008 में छजलाट थाने के सामने रोड जाम करने के आरोप में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कई सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मूल मुकदमे में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और अब्दुल आजम की विधायकी भी चली गई थी। उन्हें एक केस उनका पेंडिंग था 2020 से 174 ए आईपीसी का, उसमें आज वो केस डिसाइड हुआ, फाइनल हुआ और उसमें उन्हें बरी कर दिया गया। और ये केस जो जिसमें जजमेंट हुआ है वो केस स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए एसीजेएम फर्स्ट मुरादाबाद के कोर्ट से रिलीफ मिला है। उन्हें केस से राहत मिली है, केस में मुक्ति मिली। एक तो दोष मुक्त हो गए, जो चार्जेस उनके खिलाफ थे वो प्रूव नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, और उस पर उन्हें एक्विटल हुई।
कानपुर के जाजमऊ गैंगस्टर एक्ट मामले में आज सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच एडीजे 8 विनय गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं इरफान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया है। इससे पहले 31 अगस्त को कोर्ट ने उनकी और अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत कुल 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इरफान को गैंग का लीडर बताया गया था। वहीं पिछली पेशी में इरफान स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख तय की थी। फिलहाल इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं, जबकि अन्य आरोपी कानपुर जेल और कुछ जमानत पर बाहर है। वहीं आज पेशी के दौरान इरफान की पत्नी व सपा विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि जनता ने साथ दिया है, अब घर में 2 विधायक हो गए हैं। वहीं इरफान सोलंकी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो बाहर आएंगे। वहीं इरफान का कहना है कि 2027 में एक बार फिर से वो विधायक बनेंगे। वाराणसी कचहरी में वकीलों के जानलेवा हमले में इंस्पेक्टर मिथिलेश प्रजापति और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी को देखने वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल पहुंचे हैं और उनका बेहतर इलाज सरकारी खर्च पर कराने की बात कही गई है। कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी में अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों को घेर कर जमकर पीटा है और हमले में एक दरोगा, एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं कचहरी को पुलिस छावनी में तब्दील कर कई थानों की फोर्स लगाई गई है। सीपी मोहित अग्रवाल ने कहा कि हमलावर वकीलों की सीसीटीवी से पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हमीरपुर जिले में जिला कारागार में विचाराधीन बंदी के मौत के मामले में जेलर और डिप्टी जेलर सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक बंदी के परिजनों की मांग थी कि जब तक जेलर, डिप्टी जेलर सहित जेल प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी, जब तक दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। मामले को 2 दिन बीत जाने के बाद भी दोषी जेल प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके बाद मृतक की पत्नी ने अपने पिता का दाह संस्कार किया है। वहीं जिला अधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा है कि मृतक के परिजनों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराया जाएगा और जो सरकारी मुआवजा हो सकता है दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। मामले को देखते हुए जो जिला प्रशासन द्वारा जो भी दोषी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। साथ ही जुडिशियल इंक्वायरी भी सेटअप कर दी गई है और हम लोग में जो भी प्रस्ताव है जो उनको मुआवजा दिया जाना है उसका भी एक प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसको भी शासन में हमारे द्वारा प्रेषित किया जाएगा। साथ ही उनकी एक डिमांड थी कि बच्चों के एजुकेशन को लेके तो जो भी केंद्रीय विद्यालय में हम लोग बात करेंगे और उनको अच्छा एजुकेशन भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जो विधवा पेंशन है उसका भी हम लोग ने बात किया है और उसको भी हम लोग सुचारू रूप से उनको यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। मैनपुरी में बिना किसी महिला पुलिसकर्मी को साथ लिए ही कुर्रा थाने के 2 दरोगा 7-8 पुलिसकर्मियों के साथ एक महिला के घर में आधी रात को जबरन घुस गए। महिला का आरोप है कि जब घर में वो घुसने के बाद दरोगा ने उसे गालियां दी तो महिला ने गाली देने का विरोध किया, तो इन लोगों ने महिला के साथ मारपीट भी की है। मामले की शिकायत पीड़ित महिला ने एसपी से की है। वहीं पीड़ित महिला के आरोप है कि कुर्रा थाने के दरोगा आदेश भारद्वाज और विजेंद्र सिंह ने उसके पति पर झूठा चोरी का केस लगाकर उन पर चालान किया है। उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पुलिस रात के 12 बजे आई। पहले तो जो बाहर का मेन गेट होता है वो गेट तोड़ा उन्होंने। हम बोल रहे घर पे हम अकेले हैं, मेरे मम्मी पापा बाहर थे, सिर्फ हम थे घर पे अकेले, तो इन्होंने गेट तोड़ा। 4-5 लोग थे पुलिस वाले। फिर उसके बाद ये बाइक की चाबी वगैरह ढूंढ रहे थे कि चाबी बता कहाँ है, चाबी मोटरसाइकिल ले गए, लॉक तोड़ के ले गए। वो हम पूछ रहे क्या बात है, हमसे क्यों बदतमीजी कर रहे हो। वो छत पे आके मुझसे भी बदतमीजी की है कि चाबी बता, नहीं तो तेरे पति को बहुत मारेंगे। और मेरा मोबाइल जो था, मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो मोबाइल छेड़ रहे थे पहले तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने मोबाइल नहीं दिया तो फिर वो लेडीज पुलिस लेके आई रात के 1 बजे, लगभग 12-1 बजे का टाइम था। इस टाइम पे फिर लेडीज पुलिस आई
तो उसने मेरा मोबाइल छीन के ले गए और चले गए और बोल रहे थे कि घर में जितने फोन हैं तो उसने सब रोक दिए, और लेकिन घर पे मेरा ही एक फोन था बस। उत्तराखंड की देवभूमि में शांत वादियों में तबाही का एक ऐसा मंजर देखने को मिला है जिसने मुरादाबाद जनपद को झकझोर कर रख दिया है। बेलारी थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़िया में मजदूरी करने और काम करने निकले ग्रामीणों का काफिला अचानक देहरादून में आई प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया। हरिद्वार से देहरादून की ओर बढ़ रहे ये लोग पहाड़ों के बीच पहुंचे ही थे कि अचानक आसमान से मौत बरसी। भीषण गर्जना के साथ बादल फटा और कुछ ही पलों में तेज रफ्तार पानी और मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। बाढ़ की रौद्र लहरें इतनी तेज थीं कि ग्रामीणों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया और पानी की धाराओं ने उन्हें पल भर में बहा दिया। इस भीषण आपदा ने मड़िया गांव के 6 लोगों की सांसें छीन ली हैं। मृतकों में गांव के मदन, नरेश, हरचरण, सोमवती, हिना और किरण शामिल हैं। पानी के सैलाब ने इन्हें मौत की गहरी नींद सुला दिया है। उनके शव भीषण संघर्ष के बाद बरामद किए जा सके हैं। वहीं गांव के 3 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। परिजन अब उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं, जबकि प्रशासन लगातार खोजबीन में जुटा हुआ है। ग्राम मीडिया में इस घटना की खबर पहुंचते ही मातम का ऐसा माहौल पसरा है जिसने पूरे गांव को दहला कर रख दिया है। वहीं एसडीएम बेलारी विनय कुमार ने बताया कि अब तक 6 ग्रामीणों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 की तलाश अभी भी जारी है। ये सभी लोग मजदूरी करने के उद्देश्य से देवभूमि गए थे, लेकिन अचानक आई तबाही ने उनके जीवन की डोर ही काट दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीड़ित परिवारों तक राहत राशि तुरंत पहुंचाई जाए। असल में यहाँ के लेबर क्लास लोग थे जी। देहरादून से ऊपर कहीं जगह है जहाँ माइन का काम होता है जी जी खनन का जी। तो वहाँ काम करते थे। अचानक पानी आया तेज बहाव का जी और उसमें जो है ये लोग बह गए, जिसमें अभी तक ये सूचना मिली है कि 6 डेड बॉडी मिली है जी और 3 अभी मिलनी शेष है। सरकार से जो भी दैनिक आपदा में मिलना होता है वो मिलेगा, अभी साहब भी कह रहे हैं जी जी और जिनके नाम जमीन है जी तो उनको किसक जो मिलता है जी जी तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है, ऐसा नियम है कि जो ज़्यादा होता है दोनों में राशि जी। तो मिलेगी। ठीक। और भी जहाँ से प्रयास कहीं से भी मिल सकता है जी। इन परिवारों के आर्थिक लाभ दिलवाएगा। पीलीभीत में न्यूरिया थाना क्षेत्र के बड़ी गांव में एक युवक के गले पर चाकू से वार की घटना सामने आई है। धर्मवीर को गले में चाकू लगने से गंभीर चोटें आई हैं। उसे तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल की पत्नी ने परिवार के 3 सदस्यों पर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परिवार में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और 10 दिन पहले भी मारपीट हुई थी। इस मामले में दूसरे पक्ष ने थाने में शिकायत भी की थी। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धर्मवीर ने शराब के नशे में खुद अपने गले पर वार किया था। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। फिलहाल धर्मवीर का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न्यूरिया में जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान के सामने खड़े कई लोगों को एक साथ रौंद चुकी है। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। विचलित कर देने वाली बात यह है कि हादसे की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसे देखकर लोग दहल उठे हैं। घायलों को रायबरेली रेफर कर दिया गया है। वहीं अचानक हुए इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी और आक्रोश पसर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन लगातार हादसों का कारण बनते रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। सूचना पर पहुंची मानिकपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की है और वहीं हादसे के बाद कार चालक को फरार बताया जा रहा है।
दिनांक 16/9/2025 को थाना मानिकपुर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा मानिकपुर में एक स्विफ्ट डिजायर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको बेहतर इलाज हेतु CSC काला काकर तथा वहां से कुछ लोगों को एम्स रायबरेली रिफर किया गया। दौरान इलाज 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतक के परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। घटना में संलिप्त कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चित्रकूट के रामनगर के सभागार में कुपोषित बच्चों के लिए पोषण किट वितरण किया गया है और आकांक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तनुष KR ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। कार्यक्रम में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया है। डॉक्टर तनुष ने परिवार नियोजन पर जोर देते हुए कहा कि 2 बच्चों तक ही परिवार सीमित रखना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आवश्यक पोषक तत्वों के सेवन की सलाह भी दी है। ये माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर तनुष ने महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी सुना है और उनका समाधान भी दिया है। उन्होंने कुपोषण की रोकथाम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को भी बताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।